हम भी फकीर, आप भी फकीर, चलो फकीरी की कुछ बातें करते हैं। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? आपको पता है कितनी मेहनत लगती है जान हथेली पर रखकर ईडी और सीबीआई की परवाह ना करते हुए चुन चुन कर फकीरी लेकर आते हैं हम सिर्फ आपके लिए इस पॉलिटिकल भसड़ से। तो क्या नाचो मैं? आप भी एक समझदार नागरिक बनिए, हमारा चैनल देखा कीजिए और सब्सक्राइब कर देना, फ्री है। ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस लाइट हार्टेड सीरीज, ये है फकीरी। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है जिसमें वो अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं और साथ में बेल आइकन तो जरूर दबाने के लिए कह रहे हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब लगता है ईडी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस, इन्होंने उनकी बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, घर घर पर जाकर लोगों के बेल आइकन दबाने में लगे हुए हैं। आपको मजाक लग रहा है? आपको बिना हर चीज डिटेल में बतानी पड़ती है। गोदी मीडिया देख देख कर बाय गॉड आप क्यूट होते जा रहे हो। कहते ना क्या टेंशन लेनी। अभी 3 अक्टूबर को क्या हुआ? 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस न्यूज क्लिक के ऑफिस में पहुंच गई और वहां पे उन्होंने बेल आइकन दबा दिया, मतलब रेड कर दी। अंडर यूएपीए वो 4 इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स अभिसार शर्मा, भाषा सिंह, उर्मिलेश और संजय रजौरा, इनको पूछताछ के लिए भी ले गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार की सुबह न्यूज क्लिक से जुड़े 30 ठिकानों पर छापेमारी की। इसके तहत न्यूज क्लिक के कार्यालय के अलावा कुछ पत्रकारों के घर पर भी छापेमारी हुई है। देखो, हम यहाँ पर दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर कोई कमेंट पास नहीं कर रहे हैं, ये हम पहले क्लियर कर दें। बस कुछ सवाल है जो हमारे मन में आए तो हमने सोचा आपसे शेयर कर लें। पूछ नहीं रहे, शेयर कर रहे हैं, क्योंकि पूछने की एक अलग भसड़ है। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। अब न्यूज क्लिक पर एलिगेशन क्या है? न्यूज क्लिक पर एलिगेशन ये है कि उनको चाइना से फंडिंग आई है, मतलब किसी चाइनीज नेशनल ने उनको फंड किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐसी एक रिपोर्ट छपी और उसके बाद दिल्ली पुलिस उनके वहां बेल आइकन दबाने पहुंच गई। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। यहाँ पर एक सवाल हमारे मन में आया कि हमारे मोटा भाई, हमारे अदानी भाई साहब, अब इनकी कंपनीज में भी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इनकी कंपनीज में भी एक चाइनीज नेशनल का काफी पैसा लगा हुआ है, मिस्टर चैंग चुंग लिंग। तो क्या अब दिल्ली पुलिस इनके घर का बेल आइकन भी दबाएगी या इनके ऑफिस का? ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट चलो, अडानी जी तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। हमारा गोदी मीडिया, ये जो सारा दिन हिंदू मुस्लिम करता है, मतलब एक तरह से ये हेट स्पीच का काम करता है, जो वो भी नेशनल टेलीविजन पर। क्या इनके ऑफिस या इनके घर का बेल आइकन दबेगा? मैं नहीं बताऊंगा। चलो, गोदी मीडिया को भी छोड़ते हैं, उसकी वैसे भी किसी को परवाह नहीं है। अब तो मोदी जी भी उसकी परवाह नहीं करते। हमारे नेताजी जैसे हमारे बृजभूषण भाई साहब, जिन पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, क्या इनके घर पर कभी बेल आइकन दबेगा? Are you comedy me? चलो, यहाँ हम ये भी मान लेते हैं कि नेताजी के साथ भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन हमारे बुलडोजर वाले बाबा जी, जो सरेआम बुलडोजर चलाने की बात कर रहे थे, बुलडोजर खरीद कर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे थे। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। क्या उनके आश्रम या उनके घर या उनके ऑफिस का बेल आइकन दिल्ली पुलिस दबाएगी या कोई भी पुलिस दबाएगी? हमको कुछ नहीं पता। या फिर ये सब कुछ भी करें, कुछ भी बोले, ये सब सेफ है? बेल आइकन सिर्फ उसी का दबेगा जो सवाल पूछेगा या जो फैक्ट्स पर बात करेगा। ये फकीरी है। हम यहाँ पर एक बार फिर से क्लियर कर दें कि हम दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर कोई भी रिमार्क पास नहीं कर रहे हैं, कोई भी कमेंट नहीं दे रहे हैं। हम तो बिल्कुल ये चाहते हैं कि अगर कोई कल्प्रिट है, अगर किसी को टेरर फंडिंग आई है या कोई ऐसे क्रिमिनल ऑफेंसेस में इन्वॉल्व है, उसको अभी के अभी जेल में ठूस दो, उसको कड़ी से कड़ी सजा दो। लेकिन अगर वो कल्प्रिट है तो कहीं सिद्दीक कपर या मीडिया वन चैनल वाला हाल ना हो जाए कि पहले तो अंदर ठूस दिया, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट कहेगा तब हम छोड़ देंगे। अगर आप इन दोनों केसेस के बारे में नहीं जानते हो, सिद्दीक कपर और मीडिया वन का केस, तो यूट्यूब पर और प्रिंट मीडिया में भर भर कर आर्टिकल और वीडियोस पड़े हुए हैं, आप एक बार जरूर देखना। आप खुद ही समझ जाओगे कि आज इस देश में वो फकीरी का माहौल चल रहा है, चाहे नेता हो या अफसर हो या गोदी मीडिया हो, किसी को आपकी नहीं पड़ी हुई है हमारे अलावा, क्योंकि हम बिल्कुल आप जैसे फकीर हैं। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। इसीलिए आज शायद हर आम आदमी को, फिर चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हो, अपने सवालों के सोल्यूशन के लिए उसको सड़क पर उतरना पड़ता है। फिर चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट हो या वो रेसलर्स का प्रोटेस्ट हो या फिर अभी जो ये रामलीला मैदान में ओल्ड पेंशन स्कीम के चलते इतनी जनता इकट्ठी हुई। लेकिन हमने यहाँ पर एक बात नोटिस की
किसी भी गोदी मीडिया चैनल ने इनको एक प्रॉपर कवरेज तक नहीं दी। उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट था ये इंटरव्यू। भोपाल की सांसद रहते हुए आपने क्या क्या काम किया है? जय श्री राम। चलो इस इंटरव्यू पर हम बाद में आएंगे, पहले हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में फर्क क्या है, क्यों ये लोग धूप में इकट्ठे होकर यहाँ रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। सभी कर्मचारियों ने यह तय कर लिया है कि यदि आप हमारे पेंशन को बहाल करते हैं तो आपको वोट मिलेगी, अन्यथा वोट नहीं मिलेगी। अब सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करें तो पुरानी पेंशन क्या थी? पुरानी पेंशन ये थी कि आपकी जो भी लास्ट सैलरी होगी जब आप रिटायर हो गए उसका हाफ आपकी पेंशन में लग जाएगा, साथ में ग्रेट्युटी मिलेगी, और उसके साथ साथ जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी पेंशन बढ़ती जाएगी। मतलब ऑल इन ऑल बुढ़ापे में आपको अपने बच्चों के मुंह की तरफ नहीं देखना और बैंक से लोन वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं। बैंक तो वैसे भी 70 साल के बाद लोन नहीं देने वाला है। अब एनपीएस में क्या है? एनपीएस में 10% आपके हर महीने सैलरी से कटेगा, 10% ही सरकार डालेगी, कोई ग्रेट्युटी नहीं मिलेगी, और कितनी पेंशन लगेगी ये कोई तय नहीं है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो सरकार पैसा इकट्ठा करेगी वो पीएफआरडीए मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, उसमें से 25-40% करके आप निकाल सकते हैं, बाकी का पैसा उसी में रहेगा इवन आफ्टर योर रिटायरमेंट। मतलब ऑल इन ऑल आप मार्केट पर डिपेंड रहोगे, मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी इसके ऊपर आपकी पेंशन निर्भर करेगी। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा देते हैं कि भोपाल के एक टीचर जिनकी लास्ट सैलरी 84,000 थी, उनको न्यू पेंशन स्कीम के अंडर पेंशन कितनी लगी? 2100 रुपए। क्या बात कर रहे हैं? अब आप कहोगे इस पूरी वजह में फकीरी का है, ये सब तो हमें पता है, हम बताते हैं, हम है ना। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। अब आप यहाँ ध्यान से समझना, ये एनपीएस स्कीम लेकर आई थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 में, और इसको पूरी तरह से लागू किया था मनमोहन सिंह की सरकार ने। पी चिदम्बरम जिसमें वित्त मंत्री थे, उन्होंने इसको लागू किया था। मतलब जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, किसी पार्टी को, किसी नेता को आपकी नहीं पड़ी हुई है, अगर उनको किसी भी पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर वोट मिलती है तो फटाफट उसके अगेंस्ट चले जाएंगे, अगर उसके समर्थन में मिलती है तो फटाफट उसके समर्थन में आ जाएंगे। आपकी घंटा किसी को कोई फिक्र नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, मजे की बात यह है कि हमारे परम ज्ञानी सांसद जितने भी हैं वो सब ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर आते हैं, और कहीं कहीं पर तो जितनी बार वो चुनाव जीतते थे उतनी बार उनकी पेंशन लगती थी, जैसे कि पंजाब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अभी पिछले साल तक ऐसा यहाँ पर हो रहा था। भगवंत मान की सरकार ने अगर इस पॉलिसी को भले ही अब बंद कर दिया, लेकिन पहले ऐसा ही था। मतलब यहाँ पर आप गौर करो कि आम आदमी के टाइम पर इनके फटाफट कैलकुलेटर निकल जाते हैं और सारा हिसाब किताब शुरू हो जाता है, लेकिन जब बात सांसद की आती है तो सब चंगासी, सब चंगासी। वैसे आपको एक और बात बता दे, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा देश वैसे ही बुजुर्गों का ख्याल रखने में बहुत महान है। पूरे 44 में से 41वें नंबर पर आता है हमारा देश। देखो, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि सांसद पुरानी पेंशन ले रहे हैं या नई पेंशन ले रहे हैं, लेकिन जब हम ये देखते हैं ना कि सांसद, ऐसे सांसद किस बात की पेंशन ले रहे हैं, तब सीरियसली बापू याद आ जाते हैं। अबे ये बापू नहीं यार, हमारे वाले बापू, नोट वाले बापू। अब आप इन्हें तो जानते ही हो, ये भोपाल से एमपी है प्रज्ञा ठाकुर, ये पुरानी पेंशन के अंडर आती हैं। भोपाल की सांसद रहते हुए आपने क्या क्या काम किया है? जय श्री राम। वंदे वंदे वंदे। मतलब इस इंटरव्यू के अकॉर्डिंग अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने क्या काम किया, तो आप बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अब सीरियसली यहाँ हमें भोपाल के लोगों से जेलसी हो रही है। मैंने हर वो काम किया जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लिए किया। वैसे हमें ये भी पता है कि आपकी छाती वैसी 56 इंच की हो जाती है इस तरह के इंटरव्यूज देखकर, सनातन के रस से भरपूर। लव जिहाद हो, भूमि के विवाद हो, मारपीट हो, पुलिस के केस हो, पुलिस वालों कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, अन्याय हो रहा है उनके साथ, पर जो अभी तक चला आ रहा है कांग्रेस के समय से, वो सब जो नियत लोगों की बनी हुई है, वो नियत ही खराब होने के कारण ऐसा भी होता है, और उसमें मैं लोगों के साथ ईमानदारी से खड़ी रहती हूँ। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। हमने जो पढ़ा है या मेरी जो पढ़ाई लिखाई हुई है उसके अकॉर्डिंग किसी भी घर में या किसी भी समाज में इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के लिए हमें क्या चाहिए? अच्छी पढ़ाई, फिर अच्छी नौकरी, अपना घर और आगे बढ़ने के मौके। बात तो सही है। लेकिन दीदी ने इस पर तो कोई बात ही नहीं की, बस जय श्री राम और जनता का काम तमाम।
हम हमेशा कहते हैं और फिर कह रहे हैं, इस हमाम में सब नेता नंगे हैं। अगर हमें देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग चाहिए, अगर हमें तरक्की करनी है, तो हमें ऐसी जनरेशन की जरूरत है। शिक्षा चाहिए या राम मंदिर चाहिए? शिक्षा राम मंदिर से किसको क्या मिला? इस तरह की तो बिल्कुल नहीं। ऐसे धोखेबाजों को, भोले पारो सालों को भारत में रहना है, जय श्री राम कहना है। देखो, आप मानो या ना मानो, ये जितनी फकीरी चल रही है, ये कहीं ना कहीं आपकी क्यूटनेस भी इसके लिए जिम्मेदार है। ये बात हर नेता को समझ में आ गई है कि इस देश की जनता को धर्म के नशे की लत लग चुकी है। आपको अपने बच्चों के फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, उनकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, आपकी जेब हल्की होती जा रही है, आपको उससे भी कोई लेना देना नहीं है। आपको बस धर्म बचाना है, किससे ये नहीं पता, बस बचाना है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमारा चैनल देखा कीजिए, और जब भी वोट देने जाएं, हमारी कोई एक वीडियो खोलकर जरूर देख लें। गारंटीड आप समझदारी से वोट कर कर आओगे। अगर नहीं देखोगे तो ऐसे ही एमपी चुन लोगे, और ये एमपी फिर 5 साल आपके सिर पर तांडव करने वाले हैं, आप समझ लो। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। बाकी आपको पता ही है, इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी। बाकी तू बोल दे यार। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा।